तो इसलिए आप लोग जब भी किसी भी वक्त किसी भी क्लाइंट से मिलें या अपने बिजनेस रेलिवेंट किसी पर्सन से मिलें, तो पहली चीज जो उसने आप में ऑब्जर्व करनी है वो आपकी क्या है? स्माइल है। तो आपकी स्माइल वो बात बोल सकती है जो आप नहीं बोल सकते। अभी आपने बोलना ही नहीं शुरू किया, आपने एक स्माइल दी है, आपका इंप्रेशन ही ऐसा उसके ऊपर पड़ जाएगा कि आप ये देख लें कि बदल जाएंगी चीजें। उसके सुनने का तरीका, उसके आपको वेलकम करने का तरीका वही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट चीज हम लोगों ने अपने ज़हन में अपनी ट्रेनिंग में रखनी है वो क्या चीज है? दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक और जो है स्टोरी जो है बताता हूँ। हम लोग क्यों सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखते हैं? किसी बंदे को सिलेक्ट करना, कोई पेपर का, टेस्ट का या इन चीज़ों का क्यों क्राइटेरिया रखते हैं? बेसिकली छांटी करनी होती है बेहतरीन चीज़ों की, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये नहीं सही लग रहा होता, मगर इसके पीछे जो मकसद होता है ना, वो किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, बल्कि बेस्ट बंदों को आगे लेके आना, बेस्ट बंदों को मार्केट में लेके आना, अपने नाम को और ग्लो करना और मार्केट में एक पॉजिटिव आवाज़ करना, इसका ये मकसद होता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जिस तरह से कुछ लोग कुछ क्या खाने के शौकीन है, कुछ क्या खाने के शौकीन है। फॉर एग्जांपल इमरान भाई हमारे जो है ना मटन खाने के बहुत शौकीन है, तो इनको जिस तरह का मर्जी भी मटन हो ना, वो दो बता देंगे यार ये मज़े का, ये नहीं। इमरान भी ऐसा है कि नहीं? आप बताएंगे ना, आपको टेस्ट 10-12 किस्म का हो, आपको इतना नॉलेज होगा, उसका इंटरेस्ट है, आप बता देंगे। इसी तरह जापान में सबसे ज़्यादा सी फूड खाया जाता है, ठीक है। तो अब उसमें इस तरह से है कि वो लोग जो है ना सी फूड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वहाँ पे जो फिश मार्केट थी ना, तो वो फिश मार्केट वाले जो है ना इस चीज़ पे कंफ्यूज थे कि हम कैसे एक बेस्ट फिश प्रोवाइड करें कि हमारे जो लोग हैं ना वो सेटिस्फाइड। वहाँ का कस्टमर बड़ा तेज था, उनका ज़हन बना पड़ा था कि भाई फ़िश का टेस्ट ये नहीं, ये होता है, ये जो खिला रहे हैं ये नहीं है। क्यों वो मार्केट फ्लॉप हो रही थी? क्योंकि जहाँ से फ़िश पकड़ के लानी थी ना, वो जगह बहुत दूर थी। अब वहाँ से पकड़ के लाने के तक वो मतलब ज़ाहिरी बात है उतनी फ्रेश नहीं रहती थी, फ्रेश नहीं रहती थी। लोग समझते थे, जब लोग समझते थे तो उससे वो कहते थे भाई पुरानी है, नहीं मज़ा आ रहा। इस चीज़ को उन्होंने आगे बेहतर करने के लिए क्या किया, कुछ फ़िश पकड़ के लेके आ गए और जो है ना कहा कि ये अब हम इस तरह करेंगे ना, ये करीब से लाने शुरू कर दी। उससे भी रिजल्ट नहीं आया, टाइम थोड़ा कम हुआ, फिर भी वो टेस्ट नहीं आया। फिर उन्होंने कहा हम ना जिंदा मछलियाँ लाना शुरू कर देते हैं। तो वो जब जिंदा मछलियाँ लेके आए, अब वो क्या था कि वो जो मछलियाँ थी ना, वो जारी बात उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा था। कोई 1 दिन बाद बिक्री, कोई 2 दिन बाद बिक्री, कोई 10 दिन बाद बिक्री। उन्हें जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलता था ना, कोई बीमार होती थी, कोई सुस्त होती थी, कोई इस तरह से करके ना चीज़ें, मतलब ना फिर वो मसला था कि कहते पहले से बेहतर है मगर अब भी ठीक नहीं है, पहले से बेहतर है मगर अब भी ठीक नहीं है। तो अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना उन्होंने बहुत देर सोचा कि यार हमने मार्केट को तो सेटिस्फाई करना है, ये लोगों को तो नहीं भुला सकते असली टेस्ट क्या है। ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि असली टेस्ट है क्या। तो इसलिए अब हम जो है ना कुछ नया तरीका लाओ, कुछ नई चीज़ लाओ, किसी तरह से पता चले। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक समझदार बंदे ने मशवरा दिया। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने जब फ़िश लेके आते थे ना, तो वो एक बड़े से टैंक में लेके आते थे काफ़ी सारी फिशेस। तो उन्होंने उस टैंक में ना एक शार्क छोड़ दी। अब वक्ती तौर पे होता ये था कि वो शार्क कुछ फिश तो खा लेती थी, मगर उसकी अपनी जान बचाने के लिए बाकी सारी मछलियां स्पीड से इधर उधर भाग रही होती थी, तो वो एक्टिव होती थी। तो अब इस बात से समझने की क्या चीज़ है, तो उनका टेस्ट भी वही होता था जो उनको फ्रेश का मिलता था, फुल एक्टिव का। उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने अंदर एक शार्क लानी होगी। समझ रहे हैं बात को? अपने टारगेट सेट करने होंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस शार्क का रोल इस कंपनी के अंदर एचआर करता है, कहीं टारगेट्स कर देता है, कहीं पे जो है ना आपको जो है ना विजन गोल्स के ऊपर ला देता है, कहीं पे आपको बॉन्डिंग कर देता है, रिजल्ट्स के ऊपर कर देता है, कहीं ट्रेनिंग्स पे कर देता है, कहीं आपको असेस कर लेता है कुछ चीज़ों पे ऐसे कर। इसी तरह हर बंदे को अपने अंदर एक शार्क लानी होगी। मैंने इस हफ्ते अगर ये सेल नहीं की या इतनी अचीवमेंट नहीं की या ये चीज़ नहीं की तो मैं फ्लॉप हूँ। कैसे डॉक्टर साहब? ऐसे ही है, एग्री करते हैं? रिजवान भी एग्री करते हैं, आप भी हाफिज साहब? तो इस तरह से है कि आप लोग अपने अंदर ये शार्क लेके आओ। आपके लीडर्स आपको बुरे लगेंगे कुछ देर के लिए, मगर वो उस शार्क का काम करेंगे आपको तेज बनाने के लिए, नहीं तो आप लोग सुस्त हो जाओगे, आप लोग अचीव नहीं कर पाओगे अपने टारगेट्स को।
तो आप लोग जो जो चीज अपने लिए फायदा नहीं कर पाओगे, आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। लीडर का तो बाद में फायदा है, सबसे पहले तो आप लोगों का अपना फायदा है। अभी नहीं मैं बताऊंगा कितना फायदा है, मगर आने वाला वक्त आपको सब बताएगा कि आपके टारगेट पूरे करने पे आपका कितना फायदा है। जितने मेरे पुराने भाई बैठे हुए हैं, अयान बैठा हुआ है, अब भाई आप बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो दोबारा से आए हुए हैं, ठीक है ना, आप हैं, मिसालिया आप हैं, बाकी जो जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इधर, वो इस बात को जानते हैं भाई इनका टारगेट, बिलाल भाई इनका टारगेट पूरे करने पे पहले नंबर पे किसका फायदा है? इनका खुद का फायदा है ना। तो इसलिए जो टारगेट्स मिलते हैं उसको इस नज़र से नहीं देखना कि भाई ये बंदा बैठा हो, भाई इसने तो कह दिया हम कैसे कर लें। भाई जो कह दिया वो वही शार्क है, वही आपको एक्टिव करेगी, वही आपको मार्केट में जिंदा रखेगी, वही आपकी मार्केट की पहचान बनाएगी। विदाउट लीडर यू गाइज आर नथिंग। कुछ नहीं है आप लोग अपने लीडर के बगैर, क्योंकि आपने भी आगे लीडर बनना है। तो इसलिए किसी को मान के चलोगे आप माने जाओगे, किसी को माने बगैर चलोगे आप भी नहीं माने जाओगे। इसलिए लीडर की, ट्रेनर की बात को अपना मफाद समझते हुए आप लोगों ने अच्छे तरीके से पिक करना है, अब्जॉर्ब करना है, खुश एटीट्यूड के साथ, खुश अखलाकी के साथ, स्माइल के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ताकि आप लोग आगे निकल सकें। एग्री करते हैं इस बात को? ऐसे ही होगा। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब जो है ना, ये वो शार्क थी जिसकी बात और थी। अब मैं आपको एक और इसी से रेलिवेंट एक और छोटी सी जो है ना, ये भी जापान की स्टोरी है, ये बता दूंगा। तो ये है बेसिकली फिश फिलॉसफी। तो इसमें इस तरह से था, एक मार्केट थी जिसमें सारे के सारे सेलर्स, जितने बेचने वाले थे मार्केट के अंदर, वो एक ही तरह की फिश बेचते थे, एक ही तरह की। कैसे इमरान भाई? सेम प्रोडक्ट था, जिस तरह आप रोहू बोलते हैं ना, हर बंदे के पास एक ही चीज़ थी, कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं था, मार्केट भी एक ही तरह की थी। फिर बताएं एक दुकान में रश क्यों? जब चीज़ ही सारे एक दे रहे हैं, रेट भी सबका बराबर है, फिर भी एक दुकान में रश क्यों? एक क्वेश्चन मार्क है ना वलीद भाई, ऐसी है ना। तो भाई बेसिकली बात ये थी कि जब उसको ऑब्जर्व किया गया ना कि इसकी सेल क्यों ज़्यादा है, इस दुकान में रश क्यों ज़्यादा है, तो उसके पीछे जो रीज़न सामने आई वो ये थी कि उनके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, जिस तरह से एक बंदा फिश काट रहा है, एक बंदा पैक कर रहा है, एक बंदा वेट कर रहा है, एक बंदा मतलब उठा के ला के दे रहा है, वो सारे अपना काम इतनी खुशी से, इतने अच्छे तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा, जिस तरह से एक एग्जाम्पल है ना वो आइसक्रीम सेल करने वाले की, ये जो तुर्की वाले होते हैं, वो आइसक्रीम किसी काम की नहीं होती, हम सब ने खा के देखी है, मगर एक बात है उसका जो स्टाइल है उसके लिए लोग आते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे जो कट करने वाला था वो कट ही स्टाइल में कर रहा था, उछाल उछाल के, कि लोग उसको देखने आ रहे थे। जो पैक करने वाला था वो पैक ही इस तरह से कर रहा था, ऐसे खुशगवार तरीके से, कि लोग उस चीज़ पर ही इंप्रेस हो रहे थे। वेट करने वाला ऐसे करता, हर बंदा एक अपनी ही मतलब एक नई साइंस झाड़ी खड़ा था। मकसद क्या था? मकसद ये था कुछ डिफरेंट करना। जब मार्केट की ज़रूरत सारी एक है, कॉम्पिटिटिव नेसेसरी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे। वो ये था, ज़रूरत थी मार्केट की सेम रेट, ज़रूरत थी मार्केट की फिश सेम फिश, ज़रूरत थी मार्केट की प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट, क्वालिटी सेम, सब कुछ सेम। अब डिफ्रेंसिएशन क्या करनी है? अब उन्होंने वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, वो एम्बियंस, वो डिफरेंट किया। उसकी वजह से उन्होंने बेहतरीन सेल अचीव की। तो क्या समझते हो आप लोग? ये चीज़ अगर आप एग्जाम्पल आपके पास आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, जिस तरह हमारे राजी के भाई हैं, जिस तरह तो डिफरेंट लोग हैं, वो सारे वही चीज़ दे रहे होंगे, फिर आपसे क्यों लें सर्विसेज? आपसे क्यों लें? आप एक्स्ट्रा माइल क्या कर रहे हो? आपने आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हो, यार इंस्टॉलमेंट की टेंशन नहीं लेनी भाई, आपने मुझे बता देना, मैं खुद ही बता दिया करूंगा। एक एग्जांपल है ना, आप लोग में से बहुत लोग ये सर्विसेज दे भी रहे हैं अभी तक, पता नहीं कब की दुकान बेची हुई है और आप किस्तें जमा करा रहे हो, है ना ऐसे। तो यही चीज़ है, एक्स्ट्रा माइल अगर आप लोगों ने चलना है, प्लीज़ फोकस करें, और जो है ना पॉजिटिव माइंड के साथ फोकस करें, मोबाइल फोन्स बंद करके, ठीक है। अच्छा, आपने पॉजिटिव माइंड के साथ आपने चलना है, स्माइलिंग एटीट्यूड करना है, एक्स्ट्रा माइल देने की कोशिश करनी है, तो फिर सेम प्रोडक्ट होगा और फिर भी आपकी सेल होगी, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ के अंदर आप लोग फोकस करेंगे? रेडी हैं आप लोग इस चीज़ के लिए? दैट्स ग्रेट। अच्छा, जो मार्केट के अंदर वक्तन फवक्तन जो चीज़ें आती हैं ना, चेंजेस आती हैं, जो लोग मार्केट के चेंज को, मार्केट की ज़रूरत को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो मार्केट उनको एक्सेप्ट नहीं करती। कभी ना कभी वो मार्केट की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। जैसे हम आज तक एक मतलब
शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, इस बात में बहुत खुश है कि हम इंडिया के शायद बहुत बड़े दुश्मन हैं और हमारा उनके साथ बहुत बड़ा मुकाबला है। मगर कभी किसी समझदार इंडियन से पूछ के देखो ना, वो कहता है कि जो रेस जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, तुम उस रेस से कब के बाहर हो गए हो। तुम आज भी पुराने 2-4 मिली नगमे सुन के खुश होते हो, आईटी में देखो हम कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए हमें अपनी छोटी सी दुनिया पे 1.5 फुट की मस्जिद पे खुश नहीं रहना चाहिए। कैसे इमरान भाई? आपको आने वाला चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्केट की नई से नई जरूरत होगी, नए से नए ट्रेंड्स होंगे, आपको एक्सेप्ट करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग आजकल का बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक्सेप्ट करना। आप अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में कहो नहीं यार अपन देसी स्टाइल में बेचते हैं, हमें नहीं समझ आती है कैमरे कुमरे लेके लोग क्यों खड़े होते हैं। भाई ये मार्केट की जरूरत बन गई है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत बन गई है, ये एडवर्टीजमेंट्स मार्केट की जरूरत बन गई है। आपको नहीं, हम डिजिटल मीडिया की तरफ नहीं जाते, हम ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ जाते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं जाते, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। हम तो बिलबोर्ड्स ही लगाते हैं, स्टीमर्स ही लगाते हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। मार्केट में जिन लोगों ने मार्केट के चेंज को नहीं समझा वो मार्केट से बाहर हो गए। आप लोगों ने नए चेंज में, नए ट्रेंड्स में अपने दिमाग खोल के रखने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं? ओके। आपने नए ट्रेंड्स को मार्केट के अंदर आपने लाइव रखना है, सीखना है। जो खुद कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं उस पर भी नजर रखनी है। हो सकता है कोई चीज आपसे अच्छी कर रहे हो, आप उससे अच्छी करके दिखाओ, फिर ही आप आगे निकलोगे। नोकिया को कौन कौन जानता है? सारे जानते हैं ना। अब नोकिया की आप एग्जांपल लें, एक टाइम था नोकिया से बड़ा फोन का ब्रांड कोई नहीं था, मानते हैं इस चीज को? अभी मैं जिससे क्वेश्चन पूछता हूं ना वो जवाब दें, ठीक है ना? आप लोगों के कहने के मुताबिक आप बताएं नोकिया क्यों फेल हुआ? उसके अंदर न्यू ऑब्जर्विंग अपना उसने नई प्रोडक्ट नहीं बनाई है अपनी कोई। ठीक है, बैठे जी। विकास भी नोकिया क्यों फेल हुआ? नोकिया ने मार्केट में आने वाली तब्दीलियों को जल्दी से कबूल नहीं किया। ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर, क्लैप करें। हाफिज साहब नोकिया क्यों फेल हुआ? इसी वजह से फेल हुआ कि दूसरी जो कंपनी आई उन्होंने बड़ी तेजी से उनमें तब्दीलियां जी। की, तो नोकिया को अपने आप पर एतमाद था कि मेरा बड़ा नाम है मार्केट में। वो अपने बड़े नाम की वजह से ही अपने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो नाकाम हो गया और दूसरी जो बाद में आने वाली कंपनी है वो आगे निकल गई। ग्रेट, क्लैप करें। और मार्केट में इसको रोते सुना गया इसके मालिक को। बिल्कुल ऐसी है, मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, एक और एग्जांपल आप बताएं नोकिया क्यों फ्लॉप हुआ? इनोवेशन नहीं की उसने, इनोवेशन नहीं की। पता नहीं, आप बताइएगा प्लीज, एक एक करके। एक कहावत है कि चेंज विद द चेंज अदरवाइज चेंज विल चेंज। क्लैप करें भाई। तो जैसे ये फोन जो है वो जैसे चेंज हुआ, एंड्रॉइड के ऊपर शिफ्ट हुए, तो नोकिया भी इसी तरह चेंज के साथ चेंज नहीं हुआ, तो लोगों ने उसको चेंज करके जो नई चीज थी उसको अडॉप्ट कर लिया। ग्रेट जी। क्योंकि सर नोकिया ने टाइम के साथ खुद को अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रह गया। तो जिस वजह से जो फीचर जो नई तब्दीलियाँ आनी थी उसने वक्त को देखते हुए अपने आप को अपडेट नहीं किया और फॉलो नहीं किया। और ऐसे ही हम में से कुछ लोग भी हैं जो वक्त के साथ साथ खुद को मेंटेन नहीं करते, अपडेट नहीं करते, वो बहुत पीछे रहते हैं। दैट्स ग्रेट। एक वर्ड में बताता हूँ आपको, एक वक्त आया एंड्रॉयड ये मार्केट की ज़रूरत बन गई। नोकिया ने कहा हमारा सैम्बियन है, हम इसी में खुश हैं, ठीक है ना। हमने सैम्बियन, आपको पता होगा ना पुराने फ़ोन्स 6600, 7610 और ये सारे आप लोगों ने यूज़ किए होंगे सबने, ठीक है। तो वो कहते हैं हमारा तो यार ये सैम्बियन सिस्टम है, हम इस पे खुश हैं, लोग हमारी तरफ आएंगे, हम तो मार्केट की बुलाएं, हमें क्या ज़रूरत है एंड्रॉयड लेने की। उन्होंने एंड्रॉयड को नहीं एक्सेप्ट किया, बार बार एंड्रॉयड को की तरफ से ऑफर आने के बाद नहीं एक्सेप्ट किया। बाकी लोगों ने एक्सेप्ट किया, एंड्रॉयड मार्केट की ज़रूरत बन गया, वो यूज़र फ्रेंडली था। उसके बाद नोकिया पीछे जाता रहा, जिद नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि नोकिया के जो सीईओ है उसको रोते हुए, जैसे भाई ने बताया, देखा गया कि वो सीईओ साहब फरमाते हैं कि भाई हमने अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदला, इसलिए आज मार्केट ने हमें निकाल दिया। तो नोकिया मार्केट माइक्रोसॉफ्ट को सेल हो गया था, ठीक है ना। तो यही वाली से बात है कि आपने मार्केट के चेंज को टाइम टू टाइम अपने अंदर नहीं समाया, मार्केट ही आपको अपने अंदर संभालेगी। तो इसलिए अपने ज़हन को ब्रॉड रख के आप लोग इस चीज़ को फोकस करें, मार्केट में आने वाला हर पॉजिटिव चेंज उसको गौर करना है। एग्जाम्पल, हम फाइलिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, मगर वो मार्केट में आने वाला एक बहुत बड़ा चेंज है ना, हम बहुत देर तक इससे दूर नहीं रह सकते। मेरे पुराने जितने भी दोस्त हैं ना वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ।
बहुत देर तक नहीं, मार्केट की ज़रूरत है, आज नहीं तो कल हमें इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और हम आने वाले टाइम पे हो सकता है किस चीज़ में इसको एक्सेप्ट कर जाएं और ज़रूर करेंगे। मेरे पास अथॉरिटी रही तो मैं कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर बात कराऊंगा सारों को कि भाई हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इमरान भाई कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अभी हमें बेशक नहीं समझ आ रहा, मगर हर बंदा जो इस टाइम लीड कर रहा है ना, वो इस बात को जानता है ये मार्केट की ज़रूरत है कि नहीं। आप बड़े कैपिटल स्मार्ट सिटी को देख लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी को देख लें, रूरल एनक्लेव को देख लें, आप किंगडम वैली को देख लें, आप जितने भी इस्लामाबाद की जिनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को देख लें जो बिल्कुल अरबों खरबों में चली गई हैं, हम दूर से उनके अंदर कीड़ा तो निकाल लेते हैं, मगर भाई बात सच है, हमें मार्केट में आने वाले चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग सारे इसलिए लिए रेडी हैं? आप लोग नए लोग हो, नई सोच से सामने आना, पुराने ट्रेडिशंस की इज्जत ज़रूर करना, मगर नई सोच डेवलप करना, ठीक है। पुराने ट्रेडिशंस की इज्जत करेंगे ना, मगर नई सोच डेवलप करेंगे, नए तरीके से आगे आएंगे, मार्केट की ज़रूरत को समझते हुए आप लोगों ने आगे आना है। अच्छा, अब ये कुछ थी मोटिवेशन के लिए आप लोगों की। अब मैं नमाज के टाइम से पहले कुछ चीज़ें जो है ना आपको थोड़ी सी डिफाइन कर दूं हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी क्या है, इसके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, ताकि आप लोग थोड़े फेमिलियर हो जाओ कंपनी से, ठीक है। तो हमारा पहले नंबर पे हम आपको बताते हैं HR डिपार्टमेंट है। ये रूम है हमारे HR डिपार्टमेंट का। HR के अंदर जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज़ बनती हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनती हैं, कंप्लेंट्स, क्यूरीज, फीडबैक होते हैं, अटेंडेंस होते हैं, पे रोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ HR डिपार्टमेंट होता है। यहाँ तक कि आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन है, कोई ट्रेनिंग सेशन है, जो कुछ भी है वो HR इसमें फील्ड को लेके चल रहा है। तो अब कंप्लेंट्स वगैरह है तो हम थर्सडे के दिन 2 बजे से 4 बजे तक हमारा वो टाइम होता है कि HR सबकी कंप्लेन सुनता है इंडिविजुअली, किसी किस्म की भी, हम उस पर एक्शन भी लेते हैं और उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड है, हम सज़ा को नहीं, हम जिसे कहते हैं ना उस चीज़ को फोकस करते हैं किस तरह से हल हो सके मसला को, ठीक है। अब दूसरा है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। जितने भी लोग आपके चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, ये यहाँ पे हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। साथ जो है ये 3rd नंबर वाला रूम पे ऑपरेशन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो इस कंपनी को चलाने में, ऑपरेशनल चीज़ों में वर्क कर रहे होते हैं, उसके लिए आपके हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारा है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ठीक है, समझ आई? ठीक है भाई। ऑपरेशंस में डिफाइन करने के साथ ये है कि आप देखें ना क्या क्या चीज़ें मैनेज हो रही है। आप लोगों की क्लीनिंग की चीज़ें मैनेज हो रही हैं, आप लोगों की जनरल आपकी यूटिलिटीज़ मैनेज हो रही हैं, आपके इसके अलावा जिससे कहते हैं ना आपकी जो बेसिक ज़रूरियात जो इधर चलाने के लिए, किस चीज़ को चलाने के लिए कंपनी को जो चीज़ें चाहिए हो रही हैं वो ऑपरेशंस के अंदर आ रही हैं। मीटिंग्स मैनेज हो रही हैं, वो ऑपरेशंस के अंदर आ रही हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट लेके चल रहा है। अच्छा, बाकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं साजिद मोहसिन साहब, और जो है ना वो लाहौर होते हैं। बाकी हमारी मार्केटिंग की जो टीम है, ये जो हमारी मीडिया टीम है जिसके अंदर हम आए हैं, ये हमारे कैमरा पकड़े हुए हमारे बड़े भाई नज़र आ रहे हैं। उधर से अरमिश भाई उनके लीडर साहब, हाथ ऊपर करें, सारे क्लैप करें भाई के लिए। ये हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के लीडरशिप रोल में हैं। और उसके बाद साथ ही जो है ना इब्राहिम भाई का है, ये रे इब्राहिम भाई मीडिया डिपार्टमेंट से हैं। तो बेसिकली ये मीडिया डिपार्टमेंट से हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे। जो बात आप अपने क्लाइंट को समझा देते हो, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं दिल में एक अंदेशा होता है, पता नहीं मैंने अधूरी बात तो नहीं समझा दी, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। उससे रेलेवेंट वीडियो जो होती है ना वो आपकी बनी होती है, मीडिया डिपार्टमेंट के तवज्जुह से ना बनी होती है। आप उसी क्लाइंट को उस वीडियो में टैग कर दो, आपकी बात मुकम्मल, अब वो वहाँ से डिटेल से देखेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसको समझ आ जाएगी बात क्या है। तो इसलिए अधूरी बात को मुकम्मल करने पे और आपकी जो चीज़ें रह गई हैं और अच्छे तरीके से बयान करने पे ये एडवर्टीज़मेंट, ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये हेल्पफुल होते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो हमारे जो ट्रेनिंग सेशन में एक लेक्चर मीडिया डिपार्टमेंट का भी है। उस लेक्चर के अंदर जो एक बात है ना कि कैसे मीडिया डिपार्टमेंट या हमारा ये मीडिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका रोल हमारी सेल्स को मैच्योर करने के लिए ज़रूरी है, इस बात को डिफाइन किया जाएगा। फिर आप लोगों की भी ज़हन क्लियर हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद है सेल्स डिपार्टमेंट, जो कि
बादशाह डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग इधर से हैं, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, आगे भी देखा जाएंगे वो हाफिज़ साहब सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, फरहान साजिद साहब सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, और इस तरह से बेइंतहा लोग सेल्स डिपार्टमेंट से हैं। जिस तरह से हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, ये राना काशिफ भाई सेल्स डिपार्टमेंट, अली इफ्तिखार साहब सेल्स डिपार्टमेंट से हैं। इस तरह से आपको और काफ़ी लोग जो ना भी आगे नजर आएंगे सेल्स डिपार्टमेंट से, डायरेक्टर सेल्स हैं। तो बेसिकली आप लोग भी सेल्स से इंगेज होंगे, डिफरेंट तरह से होंगे। बेसिकली सबसे कंपनी की बैकबोन में भी आता है और बेनिफिशियल भी है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन्हीं लोगों को होता है। उसके बाद हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बता दिया। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक लेक्चर हमारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से भी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अहमद साहब आके आपको कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड बताएंगे, जीएम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो हमारा डिपार्टमेंट आ गया है। हम आपको कंपनी का जब विजिट कराएंगे ना इधर से एक 1 बाय 1 चीज़ों का, तो उसमें आपके ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से रिकवरी डिपार्टमेंट है, तैमूर साहब हैं उसके अंदर, और जो है राना हमायूं साहब है उसके अंदर, तो ये आपको पता चलेगा। फिर इसका बेसिकली हमारी कंपनी का जो कल्चर है ना, वो यही है कि हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस को सामने रखना है, खुश अखलाक़ी के साथ रखना है, सच्ची आवाज़ के साथ रखना है, और हमने एक पॉजिटिव आवाज़ मार्केट में निकालनी है, अपने टारगेट्स को पूरा करना है अपने, मगर कहीं पे लालच लेके नहीं, हराम तरीके से नहीं, झूठ बोल के नहीं, हलाल तरीके से और अपने नॉलेज की बिहाफ पे। क्योंकि आगे आपको समझाया जाएगा कि लोग जो हमारे पास चीज़ें वो लोगों के पास भी हैं, हम कैसे लोगों से अच्छे हैं, उस बात को सामने रखते हुए, अपनी मोरल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए, अपनी डिग्निटी रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए, अपने मार्केटिंग को सामने रखते हुए, अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी बैकग्राउंड को सामने रखते हुए, फिर आपने जो है ना जो आपने गोल्स को अचीव करना है। तो बेसिकली हमारी कंपनी का कल्चर यही है, ठीक है। और पॉलिसीज़ इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़ हैं। जिस तरह इसमें अटेंडेंस पॉलिसी है, वो एचआर से मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा वो क्या है। हायरिंग पॉलिसी है, प्रोफेशनल एटीट्यूड पॉलिसी है, ड्रेस कोड पॉलिसी है, और किसी की सैलरी की किस चीज़ की इंक्रीमेंट है उसकी पॉलिसी है, टर्मिनेशन की पॉलिसी है, रेजिग्नेशन की पॉलिसी है, जूनियर स्टाफ पॉलिसी है, और इसी तरह सैलरी बेस्ड टीम की पॉलिसी है। और डिफरेंट हर चीज़ के लिए ना हमने एक प्रोसीजर रखा हुआ है, उसका तरीक़ेकार आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। इसका आप कंपनी का कल्चर इस तरह से नहीं है कि जो किसने कह दिया वो हो गया। हर चीज़ की डिस्कशंस के बाद, हर चीज़ की जो है ना डिफरेंट मीटिंग्स के बाद, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मीटिंग के बाद हर चीज़ की पॉलिसी बन गई है। तो इसलिए आपने एक पूछना, भाई मैंने जाना है, छोड़नी है कंपनी, आप रेजिग्नेशन पॉलिसी ले लो। भाई मेरी 2-3 छुट्टियां काट ली है एचआर ने, भाई आप अटेंडेंस पॉलिसी ले लो। भाई मेरा एक दोस्त है वो इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, भाई आप हायरिंग पॉलिसी ले लो। भाई आप कैजुअल उठ के आ गए हैं, हुडी पहन के आ गए हैं, आपको मैं कहूँगा कि आप अपनी प्रोफेशनल एटीट्यूड ड्रेस कोड पॉलिसी ले लो। फिर आप जूनियर स्टाफ जो है हमारा काम कर रहा है उसके साथ आपका क्या एटीट्यूड है, उनका आपके साथ क्या एटीट्यूड होता है, तो जूनियर स्टाफ पॉलिसी ले लो। हर चीज़ का हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी है, सिस्टम को देख के चलना है, सिस्टम आपकी इज्जत करेगा, आप सिस्टम की इज्जत करेंगे, हम मिलके एक ग्रो करेंगे एक मल्टीनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद इस कंपनी में पर्क्स बेनिफिट्स बहुत सारे मिल चुके हैं। हर बंदा इधर किसी ख्वाब से आया है ना, ऐसे ही है ना, बोलो यार, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया है, समझने के लिए आया है, और सबसे बढ़ के अर्न करने के लिए आया है। दिल पे हाथ रख के बोलो तो बात सच यही है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए आए हो ना। तो भाई आप लोगों के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि लोगों ने इधर रहते हुए कितना अच्छा अर्न किया है, कितना अच्छा कमाया। यहाँ तक कि हमारे पास एक एग्जांपल थी, भाई खुद बता रहे थे कि मैंने 1.5 साल काम किया और मेरा जो सिर्फ घर है वो उसकी वर्थ 10 करोड़ प्लस है, और मैंने सिर्फ ग्रेविटी से किया है। भाई पता है ना आपको किसकी बात कर रहा हूँ, आप में से भी बहुत लोग जानते हैं। तो इसी तरह से लोगों ने इधर चंद सालों में बहुत ज़्यादा अर्न किया है। अब आप ये देख सकते हैं, ये अली इफ्तिखार साहब, इन्हीं की बात हो रही है। तो बाकी अभी ये उस्ताद जी वाला जो पिक्चर नजर आ रही है, इसी तरह से अच्छा लोगों ने जो वर्क किया है और उन्होंने कई अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ भी इधर से ली हैं, जिस तरह फॉर्च्यूनर लिया है, डिफरेंट कार्स लिया हैं। ये इस तरह की कोई जो है ना पर्क्स एंड बेनिफिट्स इन अवार्ड्स की ये सेरेमनी है जिसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से करके ये कुछ सेरेमनीज़ हैं। तो राना काशिफ भाई है जो इन्होंने जिस तरह से अर्निंग की है, इन्होंने भी कार जीती थी लास्ट इस इवेंट के अंदर, और मेरे ख्याल में कोई 40-50 आईफोन भी लोगों को मिले थे। 13 आपको भी एक मिला था, है ना, अभी तक संभाला हुआ है कवर लगा के। अच्छा, फिर इसी तरह से करके डिफरेंट लोगों ने बहुत अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट को एंजॉय किया। तो जहाँ पे ये है वहाँ पे आप भी हो सकते हैं, और आप होंगे, मगर आप लोग अच्छी मेहनत की वजह से होंगे। कैसे होंगे?
आप लोग अपनी अच्छी ट्रेनिंग से, जो टेक्नोलॉजी टूल्स हम प्रोवाइड करते हैं उससे, सोशल मीडिया से और बाकी जो है ना जो ट्रेनिंग से, इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप भी ऐसे ही पर्क्स एंड बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं, आप भी ऐसे अचीवर बन सकते हैं, आपको भी ऐसे अवार्ड्स मिल सकते हैं। तो आपने अपने आप को कभी निगलेक्ट नहीं करना, आपने हमेशा से अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है, ट्रेनिंग्स को जहन में रखना है, कभी ये नहीं सोचना मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। जिस वक्त जिस बंदे ने ये सोच लिया मुझ समेत कि आज मुझे सब आ गया, इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो रह गया। नई से नई ट्रेनिंग आती है, नए से नए बच्चे आते हैं, वो आगे निकलेंगे और फिर आप पछताओगे। इसलिए हमेशा बॉस कल्चर में नहीं जाना, फैसलाबाद में बॉस कल्चर बहुत ज़्यादा है, बॉस कल्चर में नहीं जाना, लीडर कल्चर में जाना, आप लोग जो है ना उस्ताद कल्चर में जाना, ठीक है। तो इसमें ये होगा आपके, फिर आज एक टाइम तक आप चमकोगे, फिर आपका जब स्टूडेंट चमकेगा ना तो उससे भी आप चमकोगे। अगर आप बॉस बनोगे तो एक टाइम तक आप चमकोगे, फिर उसके बाद आपका स्टूडेंट चमकेगा ना तो वो आपको पूछेगा भी नहीं। अगर आप आने वाले टाइम पे अपने आप को, अपने नाम को जिंदा रखना चाहते हो, अपने लीडर की रिस्पेक्ट करो और उसके बाद फिर आपके स्टूडेंट भी आपकी वैसे रिस्पेक्ट करेंगे और आप जिंदा रहोगे मार्केट में। नहीं तो मार्केट खा जाएगी आपको। थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी सर, वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो छोड़े सर आप मुझसे बात करें, वो तो उनको तो पहले ही मतलब ऐसे ही था, समझ नहीं आ रहे थे वो कंपनी को और उनको कंपनी नहीं, तो वो तो घर रहते हैं, मुझसे बात करें। फिर ऐसे आपको लोग बताएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप लाइव रहो तो भाई लीडर की रिस्पेक्ट करते हुए आप लोग आगे निकलो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम वक्तन फ़वक्तन प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करते हैं। जैसे ये हमारी जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो लास्ट थी ना, ये उसकी एग्जांपल है। तो इस तरह से हम नई से नई ट्रेनिंग्स को लाते रहेंगे आप लोगों को अपडेट रखने के लिए। बस जहन में ये रखना है कि कल्चर, अपनी सोच बॉस वाली नहीं बनानी, अपनी सोच लीडर वाली बनानी है। एक बॉस की सोच है जा ये काम करके मैं बैठा देख रहा हूँ, एक लीडर की सोच है आ चले हम लोग ये काम करके हैं, आ मैं तुझे बताऊं, मैं कर रहा हूं तू देख, अब तू कर मैं देखता हूं, ये है लीडर। तू कर, नहीं हो रहा यार, तू है ही नहीं इस काबिल, भाई तू फायदा क्या यार, ये कोई बात है तुझे? इस तरह नहीं, आपने बनना है लीडर। क्या बनना है? तो आपको साथ मिलके चलना होगा, साथ लेके चलना होगा, बाजू पकड़ के आगे लाना होगा। जो लीडर होता है ना, आप अपने आप को कभी जज करना चाहो ना कि आप लीडर हो कि बॉस हो, सिर्फ ये देख लेना आपका जो जूनियर आपके पास आपके अंडर काम कर रहा है, उसको, उसकी तरक्की को आप अपने भी बॉस को जब बताते हो ना तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती? और आप खुद कहोगे कि यार अयान मेरे पास काम करना, सर देखो तो सही क्या लड़का है, देखो तो सही ज़बरदस्त है। अगर अयान मुझे काम करके देगा और मैं अयान को चुप करा दूंगा और फिर मैं कहूँगा बॉस देखो मैंने क्या चीज़ बनाई है, कहेंगे यार साथ तूने तो कमाल कर दिया, बस सर अब करना ही था और क्या है। उधर अयान सड़ा पड़ा होगा कि सर मेरा भी कोई थोड़ा सा नाम ले लो, ऐसी ही। तो इसलिए आपने ये करना है कि आपके साथ आपके जूनियर जो है ना, आपका भी काम किया हुआ यार उनके ज़िम्मे डाल दो यार, वो जो आपको उसके बदले में रिस्पेक्ट देंगे ना, वो आपकी मतलब आपको वर्थ क्रिएट करेगी, वो आप जब मार्केट से आउट होगे उसके बाद भी आपको जिंदा रखेगी। इसलिए अपने जूनियर को इतनी रिस्पेक्ट दो, उसको हाथ पकड़ के खींच के आगे ले जाओ। जब आपके दिल में ये वाली फीलिंग आ रही होगी ना तो फिर आप हो क्या हो? लीडर हो। जब ये फीलिंग आ रही होगी ना यार लड़का बड़ा स्मार्ट है मगर मुझे लगता है इसको उंगली पकड़ाओ ना बाजू खींच लेता है, ये सुना ही होगा आपने, ऐसे ही है ना। तो भाई थोड़ा थोड़ा करके बताओ, इन्हें बहुत आगे आने का शौक है, थोड़ी सी गल का आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो आप बॉस हो, फिर आप लीडर नहीं हो। वो भी कितनी देर तक देखेगा, एक टाइम आएगा उसको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलता है, फिर वो ऐसा से यहाँ पे पाँव रख के ना ऊपर खड़ा होगा। फिर आपको जब उससे काम पड़ेगा ना तो आपको इस बात का साफ पता चल जाएगा कि आपका वक्त गुजर गया है। कैसे उस्ताद जी? ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये फैकल्टी का टूर आपको बताएं, तो एक दिन मैं आपको राउंड लगवाऊंगा सारा का सारा, उमैर भाई को साथ लेके ना, तो सारा आपको पूरी की पूरी फैकल्टी का टूर कराएंगे। यहाँ पे सारा हमारा क्या है, किस तरह से है। अब टीम से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें, मैं नाम बोलता रहूँगा, आप लोग क्लैप भी करेंगे यार, ताकि जो है ना आप लोग भी ज़रा लाइव रहें। सबसे पहले जो हमारे मेन लीडर मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब CEO, तो हमारे दिल के बड़े करीब हमारे भाई मिस्टर बिलाल आलम साहब CO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर।
अहमद भाई हैं, ये जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे भी सही। साजिद भाई हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत सारी क्लैपिंग के साथ यार, बड़ा सपोर्टिव बंदा है। और सरप्रस्ते आला हमारे जो है चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, प्लीज बहुत सी क्लैप के साथ। ग्रेविटी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके चली है, बहुत सारे प्रोजेक्ट। असल में हम लोगों ने 7 o'clock सेशन खत्म हुआ था, क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ इसलिए थोड़ा सा आगे चला गया, और ये पहला सेशन है, थोड़ा सा लेंथी था। इसके बाद हमारा सेशन हर हाल में 1.5 से पौने 2 घंटे में कंप्लीट होगा। ग्रेविटी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, वो आने वाले टाइम पे आपको पता चलेंगे। अभी इस टाइम ग्रेविटी 3 प्रोजेक्ट लेके चल रहा है। एक है ग्रैंड सेंट्रल मॉल जो यहाँ पर है, दूसरा है ग्रैंड आइकॉनिक सिटी न्यामा वाला मलका वाला रोड के ऊपर है। सर वो नहर कौन सी थी? सेम नाला। तो रिंग रोड के ऊपर है, और बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी है, और जिसके ऊपर हमारा विजन 160 एकड़ पे इसको लेके जाने का, और 100 एकड़ भी हमारे पास एक्वायर्ड है, और परफेक्टली ज़बरदस्त एक जो है ना सोसाइटी है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर ब्रीफिंग मैं आपको खुद दूंगा। और हैदर ब्लॉक है जो इसके बारे में ब्रीफिंग आपको राना काशिफ भाई देंगे। बेसिकली ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लेके चल रहे हैं। तो अब आज की जो जिस किस्म की भी आपको प्रेजेंटेशन दी गई और जो आप लोगों को पूरी ओरिएंटेशन दी गई, इसकी वजह से आपको कंपनी का पता चल गया, हमारा मकसद का पता चल गया, और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स का पता चल गया, हमारे साथ लोग कौन है, हमारे डायरेक्टर्स के, हमारी टीम का पता चल गया, हमारे डिपार्टमेंट्स का पता चल गया, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है ये पता चल गया। और इसके बाद कोई इन चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में? आवाज़ निकाल के नहीं है? तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? आप तक समझ आई है बात? इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जो थ्योरेटिकल स्टडी हमारी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उमैर साहब के साथ। क्लैप करें भाई के लिए। इंशाल्लाह 5 o'clock 5 बजे हमारा सेशन शुरू होगा, और उसके बाद जो है ना 7 o'clock से 6:30 के बीच में हमारा सेशन ख़त्म हो जाया करेगा। नमाज की भी ब्रेक होगी, आपकी चाय की भी ब्रेक होगी, इसको मिला के 6:30 से 7 o'clock के बीच में आपका सेशन खत्म। और नेक्स्ट सेशन जो आएगा ना, वो हम इसको फिजिबल रखेंगे। इस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी शाम की, जिसमें हमारी जो फीमेल्स हैं उनको ज़ाहिर बात इस टाइम आना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने इस टाइम पर अपनी पार्टिसिपेशन को कंटिन्यू रखा। तो अब आने वाला सेशन जो का टाइम जो है ना, थोड़ा हम लोग ईजी रखेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने आँख कान दिमाग खोल के, हैप्पी रह के, तंग आके नहीं, मोटिवेट होके सेशन को लें। और मैं वादा करता हूं कि आप लोग जिस तरह से आपको सिखाया जा रहा है वैसे सीखेंगे। जिस दिन आपके हाथ में ये सर्टिफिकेट होगा, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, तो आपसे सेल दूर नहीं है, फिर आपके हाथ में है। इसके साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सबके लिए। तो अस्सलाम वालेकुम।